कॉलेज से घर लौट रही एक लड़की अचानक रास्ते से गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी लाश खेतों में मिलती है। लेकिन असली डरावनी बात यह नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि उसके कातिल का नाम उसी की डायरी में पहले से लिखा हुआ था। और जब उसके भाई ने सच ढूंढना शुरू किया तो एक एक करके कई लोगों की मौत होने लगी। आखिर कौन था असली कातिल और क्यों इस केस में पुलिस भी शक के घेरे में आ गई? आज की ये कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी ट्विस्ट आपकी सोच बदल देगा। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था राघवपुर। कस्बा छोटा था लेकिन वहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इसी कस्बे में रहते थे रामनारायण, उनकी पत्नी सावित्री और उनके 3 बच्चे, बड़ी बेटी पूजा, छोटी बेटी रानी और सबसे छोटा बेटा अर्जुन। रामनारायण मेहनती किसान थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनकी बेटियां पढ़ लिखकर कुछ बने। पूजा बीए के दूसरे साल में पढ़ रही थी और रानी इंटर कॉलेज में थी। दोनों बहनें हर सुबह साइकिल से कॉलेज और स्कूल जाती थीं। पूरे गांव में लोग उनकी तारीफ करते थे क्योंकि वे पढ़ाई में तेज थीं और किसी से ज्यादा बोलती भी नहीं थीं। लेकिन हर गांव की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे लड़के थे जिन्हें लड़कियों की तरक्की पसंद नहीं थी। कॉलेज के बाहर अक्सर 4-5 लड़के खड़े रहते थे, विक्रम, नीरज, सोनू और दीपक। ये लड़के पढ़ाई से ज्यादा लड़ाई झगड़े में विश्वास रखते थे। कई बार कॉलेज के बाहर उनका झगड़ा भी हो चुका था। पूजा ने हमेशा कोशिश की कि वह उनसे दूर रहे, लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन दोपहर का समय था। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। पूजा अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकली। तभी विक्रम और उसके दोस्त सामने आकर खड़े हो गए। विक्रम ने रास्ता रोक लिया और बोला, इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी? आखिर में तो शादी ही करनी है। पूजा ने गुस्से में कहा, रास्ते से हट जाओ। वहां मौजूद कुछ लड़कों को ये बात पसंद नहीं आई और उनमें बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक पहुंच गई। कॉलेज के गार्ड और कुछ अध्यापकों ने आकर मामला शांत कराया, लेकिन जाते जाते विक्रम ने पूजा को घूरते हुए कहा, आज बच गई, हमेशा नहीं बचोगी। पूजा ने इस बात को नजरअंदाज किया और घर आकर किसी को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता परेशान हों। अगले दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। पूजा और रानी सुबह साइकिल से निकली। रास्ता वही पुराना था, गांव से निकलकर एक कच्ची सड़क जो खेतों के बीच से होकर कॉलेज और स्कूल तक जाती थी। रोज की तरह दोनों बातें करते हुए जा रही थीं। लेकिन उस दिन रास्ते में एक सफेद रंग की पुरानी वैन खड़ी थी। रानी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पूजा ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कुछ देर बाद दोनों अलग हो गई क्योंकि रानी का स्कूल पहले पढ़ता था। पूजा आगे कॉलेज की ओर बढ़ गई। उस दिन कॉलेज में उसकी क्लास देर तक चली। शाम करीब 4 बजे जब वह वापस लौट रही थी तो सड़क लगभग सुनसान थी। वह अपनी साइकिल धीरे धीरे चला रही थी। तभी पीछे से वही सफेद वैन उसके पास आकर रुकी। दरवाजा खुला और 4 लोग तेजी से बाहर निकले। पूजा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका मुंह दबा दिया गया और उसे वैन के अंदर खींच लिया गया। उसकी साइकिल सड़क पर गिर गई। इधर शाम को रानी घर पहुंच गई, लेकिन पूजा नहीं आई। पहले तो सबको लगा कि वह शायद सहेलियों के साथ रुक गई होगी, लेकिन जब अंधेरा होने लगा और पूजा का कोई पता नहीं चला तो सावित्री की चिंता बढ़ने लगी। रामनारायण ने गांव के कुछ लोगों के साथ कॉलेज जाकर पूछा, लेकिन वहां से पता चला कि पूजा तो दोपहर में ही निकल गई थी। रात होते होते पूरा गांव उसे खोजने निकल पड़ा। रास्तों, खेतों और बाजार में हर जगह ढूंढा गया, लेकिन पूजा कहीं नहीं मिली। तभी एक लड़के ने बताया कि उसने खेतों के पास सड़क पर एक साइकिल पड़ी देखी है। रामनारायण और गांव वाले तुरंत वहां पहुंचे। वह साइकिल पूजा की ही थी। उसे देखकर सावित्री की चीख निकल गई। साइकिल के आसपास मिट्टी पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी गाड़ी के टायर के। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा शायद वह गिर गई होगी, किसी ने कहा शायद कोई उठाकर ले गया।
लेकिन कोई भी सच नहीं जानता था। अगले दिन पुलिस आई। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने जांच शुरू की। उन्होंने साइकिल को ध्यान से देखा और आसपास के निशान भी। उन्हें साफ लग रहा था कि ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं है। उन्होंने कॉलेज जाकर भी पूछताछ की। वहां कुछ छात्रों ने बताया कि एक दिन पहले पूजा का झगड़ा कुछ लड़कों से हुआ था। इंस्पेक्टर राजीव ने तुरंत उन लड़कों को बुलाया। विक्रम और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनका झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूजा को नहीं देखा। पुलिस के पास उस समय कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। उधर घर में मातम जैसा माहौल था। सावित्री रो रोकर बेहाल थी। रामनारायण चुप बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अर्जुन बार बार एक ही बात सोच रहा था, आखिर उसकी बहन के साथ क्या हुआ होगा। तीसरे दिन सुबह गांव में हलचल मच गई। खेतों की तरफ काम करने गए एक किसान ने चिल्लाते हुए लोगों को बुलाया। जब लोग वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत के बीच में एक लड़की का शव पड़ा था। कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई। पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर राजीव भी तुरंत पहुंचे। जब शव को पलटकर देखा गया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। वह पूजा थी। सावित्री को जब यह खबर मिली तो वह बेहोश हो गई। रामनारायण की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। उसी शाम अर्जुन चुपचाप उस जगह गया जहां उसकी बहन की साइकिल मिली थी। उसने मिट्टी में पड़े टायर के निशानों को ध्यान से देखा और अपने मोबाइल से उनकी फोटो ले ली। उसे पता था पुलिस अपनी जांच करेगी, लेकिन अर्जुन के दिल में एक अलग आग जल रही थी। और तभी कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट सामने आया। जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उसमें लिखा था, घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। लेकिन उसी समय इंस्पेक्टर राजीव को एक और खबर मिली। गांव के बाहर लगे एक पुराने पेट्रोल पंप के कैमरे में उसी सफेद वैन की तस्वीर कैद हुई थी। और उस वैन को चला रहा था कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सुनकर पूरा गांव चौंकने वाला था। राघवपुर गांव में पूजा की मौत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। जिस घर में कल तक हंसी सुनाई देती थी वहां अब सिर्फ रोने की आवाजें थीं। सावित्री का रो रोकर बुरा हाल था। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था। रामनारायण चुप बैठे थे। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके अंदर दर्द के साथ साथ एक अजीब सा गुस्सा भी पैदा हो चुका था। उधर पुलिस थाने में इंस्पेक्टर राजीव सिंह के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी थी। रिपोर्ट साफ बता रही थी कि घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। इसका मतलब था कि ये कोई अकेले आदमी का काम नहीं था, बल्कि एक पूरी योजना के साथ किया गया अपराध था। राजीव सिंह कई सालों से पुलिस में थे। उन्होंने बहुत केस देखे थे, लेकिन हर बार जब किसी लड़की के साथ ऐसा अपराध होता था तो उनके अंदर भी गुस्सा भर जाता था। उन्होंने तुरंत अपने कांस्टेबल को बुलाया और कहा, कल पेट्रोल पंप वाले कैमरे की फुटेज मंगाओ। कुछ देर बाद फुटेज उनके सामने थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि शाम के करीब 4 बजे एक सफेद वैन पेट्रोल पंप पर रुकी थी। गाड़ी में 4 लोग बैठे थे। कैमरा साफ नहीं था, लेकिन ड्राइवर का चेहरा थोड़ा दिखाई दे रहा था। राजीव सिंह ने वीडियो को बार बार रोका और ध्यान से देखा। फिर उन्होंने स्क्रीन पर उंगली रखकर कहा, इस आदमी को मैं पहचानता हूँ। कांस्टेबल ने पूछा, कौन है सर? राजीव ने धीरे से कहा, ये विक्रम है। ये वही विक्रम था जिसका पूजा से एक दिन पहले झगड़ा हुआ था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी विक्रम के घर पहुंच गई। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। विक्रम को जब पुलिस पकड़कर बाहर लाई तो वह घबराया हुआ था, लेकिन वह बार बार एक ही बात कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। उसे थाने लाया गया। पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वह साफ मुकर गया, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने उसके सामने वीडियो चलाया तो उसका चेहरा उतर गया। फिर भी वह बोला, मैं वहां था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। हम लोग बस घूमने गए थे। राजीव सिंह ने टेबल पर जोर से हाथ मारा।
झूठ मत बोलो। लड़की गायब हुई उसी समय तुम्हारी गाड़ी वहां थी। विक्रम चुप हो गया। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, सर, उस दिन हम 4 लोग थे, लेकिन जो हुआ वो हमारे हाथ से निकल गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, बाकी 3 कौन थे? विक्रम ने नाम बताए, नीरज, सोनू और दीपक। पुलिस ने तुरंत तीनों को पकड़ लिया। चारों को अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ की गई। शुरू में सभी मुकरते रहे, लेकिन धीरे धीरे कहानी खुलने लगी। उन्होंने बताया कि उस दिन कॉलेज में हुए झगड़े के बाद विक्रम बहुत गुस्से में था। उसने कहा था कि वह पूजा को सबक सिखाएगा। उसी गुस्से में उन्होंने रास्ते में वैन खड़ी कर दी और मौका मिलते ही पूजा को उठा लिया। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने पूछा, फिर उसे खेतों में किसने मारा, तो चारों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर नीरज बोला, सर, जब हम खेतों में पहुंचे तो वहां पहले से कोई था। ये सुनकर इंस्पेक्टर राजीव चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन? नीरज बोला, हमें नहीं पता, लेकिन जब हम पहुंचे तो वहां एक आदमी पहले से खड़ा था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उधर गांव में अर्जुन को भी कुछ बातें समझ आने लगी थीं। उसने अपनी बहन की साइकिल वाली जगह फिर से देखी। मिट्टी में पड़े टायर के निशान उसे साफ बता रहे थे कि वहां सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि 2 गाड़ियां आई थीं। उसने अपने दोस्त से कहा, ये काम सिर्फ उन 4 लड़कों का नहीं है। दोस्त ने पूछा, तो फिर किसका है? अर्जुन ने दांत भींचकर कहा, कोई और भी है जिसने ये सब करवाया है। उसी रात पुलिस स्टेशन में पूछताछ जारी थी। अचानक दीपक ने डरते हुए कहा, सर, अगर हम सच बताएंगे तो वो आदमी हमें मार देगा। इंस्पेक्टर राजीव ने तुरंत पूछा, कौन आदमी? दीपक ने धीरे से एक नाम लिया। वह नाम सुनकर इंस्पेक्टर की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह नाम था महेश चौधरी। महेश चौधरी राघवपुर का सबसे ताकतवर आदमी था। उसके पास जमीन भी थी, पैसा भी और राजनीति में भी उसका प्रभाव था। गांव में कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। दीपक ने कांपते हुए कहा, सर, उस दिन खेतों में वही आदमी खड़ा था और उसी ने कहा था कि लड़की को जिंदा नहीं छोड़ना। ये सुनते ही इंस्पेक्टर राजीव कुर्सी से खड़े हो गए। अब मामला सिर्फ 4 लड़कों का नहीं रहा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम था। और उसी समय गांव में अर्जुन ने भी एक फैसला कर लिया। उसने अपनी बहन की फोटो हाथ में ली और धीरे से कहा, जिसने भी ये किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कहानी का दूसरा बड़ा ट्विस्ट अभी सामने आना बाकी था। अगले दिन सुबह जब पुलिस महेश चौधरी को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची, तो पता चला कि महेश चौधरी रात में ही गायब हो चुका था। महेश चौधरी का नाम सामने आते ही राघवपुर में हलचल मच गई। ये वही आदमी था जिसके सामने गांव के लोग सिर झुकाकर चलते थे। उसके खेत सबसे बड़े थे, उसकी हवेली सबसे ऊंची थी और उसके इशारे पर कई लोग काम करते थे। जब पुलिस उसकी हवेली पर पहुंची तो दरवाजे बंद मिले। कुछ नौकर बाहर खड़े थे, लेकिन सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने दरवाजा खुलवाया और अंदर गए। हवेली के बड़े कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था। नौकरों से पूछा गया तो सबने एक ही बात कही, साहब कल रात से घर पर नहीं है। राजीव सिंह को समझ आ गया कि खबर किसी तरह महेश तक पहुंच चुकी है। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और जिले के सभी थानों को सूचना दे दी कि महेश चौधरी को ढूंढा जाए। लेकिन महेश जैसा आदमी इतनी आसानी से हाथ आने वाला नहीं था। उधर गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी कि पुलिस महेश को ढूंढ रही है। लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि महेश ने ही सब करवाया होगा, कोई कह रहा था कि इतने बड़े आदमी पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन सच कुछ और भी हो सकता है। रामनारायण के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोग ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सावित्री की हालत लगातार बिगड़ रही थी। वह हर कुछ देर में पूजा का नाम लेकर रोने लगती थी। रानी चुपचाप कोने में बैठी रहती थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। अर्जुन बार बार घर से बाहर निकल जाता और फिर देर रात वापस आता।
उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जिसने मेरी बहन के साथ यह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। उधर पुलिस स्टेशन में चारों आरोपी लड़के बैठे थे। पूछताछ जारी थी। इंस्पेक्टर राजीव ने उन्हें फिर से सामने बिठाया और पूछा, सच सच बताओ, उस दिन खेतों में क्या हुआ था? इस बार सोनू ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि जब वे पूजा को वैन में डालकर खेतों की तरफ पहुंचे तो वहां पहले से महेश चौधरी की गाड़ी खड़ी थी। महेश खुद वहां खड़ा था। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने चारों को डांटा और कहा कि अगर लड़की जिंदा रही तो सब पकड़े जाओगे। इंस्पेक्टर ने बीच में ही पूछा, तो तुम लोग उसे वहां क्यों ले गए थे? सोनू चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, हम बस उसे डराना चाहते थे, लेकिन महेश ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर राजीव के लिए ये बयान बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अभी भी सबूत कम थे। उन्होंने कांस्टेबल से कहा कि खेतों के आसपास की जमीन की फिर से जांच की जाए। उसी समय एक और खबर आई। गांव के बाहर वाली सड़क पर एक आदमी ने बताया कि उसने उसी रात एक काली एसयूवी तेज गति से जाते देखी थी। नंबर प्लेट पूरी तरह साफ नहीं दिखी, लेकिन आखिरी 2 अंक 27 थे। राजीव सिंह ने तुरंत नोट किया। उन्हें याद आया कि महेश चौधरी की गाड़ी का नंबर भी 27 पर खत्म होता है। उधर अर्जुन भी चुप नहीं बैठा था। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अलग से जानकारी जुटानी शुरू कर दी। वह जानता था कि गांव में कई लोग महेश से डरते हैं, इसलिए पुलिस को सब सच नहीं बताएंगे। उसी शाम अर्जुन एक चाय की दुकान पर बैठा था जब उसने 2 लोगों को आपस में बात करते सुना। वे धीरे धीरे कह रहे थे कि महेश चौधरी का शहर में भी एक फार्म हाउस है जहां वह अक्सर जाता है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने दोस्त से कहा, अगर महेश कहीं छिपा है तो वहीं होगा। उधर पुलिस भी अपने तरीके से जांच में लगी थी। इंस्पेक्टर राजीव ने महेश के फोन की लोकेशन निकलवाई। आखिरी लोकेशन शहर के बाहरी इलाके में दिख रही थी। ये वही इलाका था जहां बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए थे। अगली सुबह पुलिस की 2 गाड़ियां उस इलाके की तरफ निकल पड़ीं। कई फार्म हाउस की जांच की गई, लेकिन महेश का कोई पता नहीं चला। राजीव सिंह को लगने लगा था कि शायद महेश कहीं और भाग गया है। लेकिन उसी समय एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, सर, एक चौकीदार कुछ बताना चाहता है। चौकीदार को अंदर लाया गया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, कल रात एक काली गाड़ी यहाँ आई थी, उसमें 4 आदमी थे और पीछे की सीट पर कोई और भी था जिसे मैंने साफ नहीं देखा। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, क्या वह महेश चौधरी था? चौकीदार ने सिर हिलाया, शायद, लेकिन एक बात और है। राजीव ने कहा, क्या? चौकीदार बोला, उस गाड़ी के पीछे एक बाइक भी चल रही थी और बाइक चलाने वाला लड़का मुझे अर्जुन जैसा लगा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर राजीव के चेहरे का रंग बदल गया। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि अर्जुन खुद महेश का पीछा कर रहा था। उधर उसी समय शहर के बाहर एक सुनसान सड़क पर एक बाइक धीरे धीरे चल रही थी। बाइक पर बैठा लड़का दूर जाती काली एसयूवी को देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह अर्जुन था। उसने दांत भींचते हुए कहा, अब बचकर कहाँ जाओगे? लेकिन कहानी का तीसरा बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जब अर्जुन उस गाड़ी का पीछा करते हुए फार्म हाउस तक पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां महेश चौधरी अकेला नहीं था। उसके साथ खड़ा था एक ऐसा आदमी जिसे देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। शहर के बाहरी इलाके में बना वह फार्म हाउस चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल शांत लग रहा था, जैसे वहां कोई रहता ही न हो। लेकिन अंदर हालात बिल्कुल अलग थे। काली एसयूवी धीरे धीरे अंदर जाकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और सबसे पहले महेश चौधरी बाहर उतरा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने इधर उधर देखा और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ दूरी पर खड़ा अर्जुन अपनी बाइक बंद करके पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था। उसकी नजरें उसी गाड़ी पर थीं।
वह पूरी तरह यकीन कर चुका था कि यही आदमी उसकी बहन की मौत के पीछे है। अर्जुन धीरे धीरे दीवार के पास पहुंचा और अंदर झांकने लगा। तभी फार्म हाउस के मुख्य दरवाजे से एक और आदमी बाहर आया। जैसे ही अर्जुन ने उसका चेहरा देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह आदमी था कॉलेज का प्रोफेसर संजीव मिश्रा। ये वही प्रोफेसर था जो पूजा के कॉलेज में पढ़ाता था। गांव में उसकी छवि बहुत अच्छी थी। लोग उसे एक ईमानदार और सख्त शिक्षक मानते थे। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह आदमी महेश चौधरी के साथ खड़ा है। संजीव मिश्रा ने महेश से धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था कि मामला बिगड़ जाएगा। महेश ने गुस्से में जवाब दिया, अब जो होना था हो गया, पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है। दोनों कुछ देर तक बहस करते रहे। अर्जुन दूर खड़ा सब सुनने की कोशिश कर रहा था लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही थी। फिर अचानक उसने देखा कि महेश ने अपने फोन पर किसी को कॉल किया। कुछ सेकंड बाद वह बोला, तुम लोग यहाँ मत आना, पुलिस हर जगह ढूंढ रही है। अर्जुन समझ गया कि वह चारों लड़कों से बात कर रहा है जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। उधर उसी समय पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राजीव सिंह को भी एक खबर मिली। उनके एक मुखबिर ने बताया कि महेश चौधरी शहर के फार्म हाउस में छिपा हो सकता है। राजीव ने तुरंत 2 गाड़ियां तैयार करवाईं और टीम के साथ निकल पड़े। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अर्जुन उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका है। फार्म हाउस के अंदर महेश और प्रोफेसर संजीव एक कमरे में बैठे थे। मेज पर कुछ कागज रखे थे। संजीव ने धीरे से कहा, अगर पुलिस को पता चल गया कि पूजा उस दिन मुझसे मिलने आई थी तो सब खत्म हो जाएगा। महेश ने उसकी तरफ घूर कर देखा, तो तुमने उसे कॉलेज में ही क्यों नहीं रोक लिया? संजीव ने जवाब दिया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। अर्जुन दीवार के पास खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। आखिर उसकी बहन उस प्रोफेसर से क्यों मिलने गई थी? और महेश चौधरी उससे क्या चाहता था? उधर पुलिस की गाड़ियां फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही थीं। फार्म हाउस के अंदर अचानक महेश का फोन बजा। उसने कॉल उठाई और कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा बदल गया। उसने घबरा कर कहा, पुलिस रास्ते में है। संजीव मिश्रा तुरंत खड़ा हो गया, तो अब क्या करेंगे? महेश ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, भागना पड़ेगा। दोनों तेजी से बाहर निकलने लगे। अर्जुन ने जैसे ही उन्हें बाहर आते देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर महेश पर हमला कर दे। लेकिन उसी समय दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। महेश और संजीव ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और फार्म हाउस के पीछे वाले रास्ते से निकलने लगे। अर्जुन ने तुरंत अपनी बाइक उठाई और उनके पीछे लग गया। सड़क सुनसान थी। काली एसयूवी तेज रफ्तार से भाग रही थी और अर्जुन उसकी पीछे पीछे था। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां भी उसी रास्ते पर आ गईं। अब सड़क पर 3 गाड़ियां दौड़ रही थी। सबसे आगे महेश की एसयूवी, उसके पीछे अर्जुन की बाइक और सबसे पीछे पुलिस। महेश बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब बचना आसान नहीं होगा। उसने अचानक गाड़ी को कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। अर्जुन भी उसी रास्ते पर मुड़ गया। कुछ दूर जाने के बाद एसयूवी एक पुराने गोदाम के पास जाकर रुकी। महेश और संजीव जल्दी से गाड़ी से उतरे और अंदर भाग गए। अर्जुन भी बाइक रोककर उनके पीछे दौड़ा। गोदाम के अंदर अंधेरा था। कुछ पुराने ट्रक खड़े थे और चारों तरफ धूल फैली हुई थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, यहीं रुक जाओ। अर्जुन ने मुड़कर देखा। महेश चौधरी हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। संजीव मिश्रा उसके बगल में खड़ा था। महेश ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने गुस्से में जवाब दिया, तुमने मेरी बहन को मारा है। महेश हंस पड़ा, तुम्हें सच जानना है। अर्जुन चुप रहा। महेश धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, तुम्हारी बहन की मौत की वजह मैं नहीं, कोई और है। अर्जुन चौंक गया, क्या मतलब? महेश ने पिस्तौल नीचे करते हुए कहा, सच ये है कि पूजा खुद एक बहुत बड़ा राज जान चुकी थी।
अर्जुन ने पूछा, कौन सा राज? महेश कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज उठी। गोदाम चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन कहानी का चौथा बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, संजीव मिश्रा अचानक भागते हुए पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया और जाते जाते वह एक ऐसी फाइल उठा ले गया जिसमें छिपा था पूजा की मौत का असली कारण। गोदाम के अंदर माहौल अचानक बदल गया था। बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी और चारों तरफ टॉर्च की रोशनी चमक रही थी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह अपनी टीम के साथ तेजी से अंदर घुसे। महेश चौधरी वहीं खड़ा था, लेकिन प्रोफेसर संजीव मिश्रा पीछे वाले दरवाजे से भाग चुका था। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रह गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ उसका मतलब क्या है। इंस्पेक्टर राजीव ने महेश को तुरंत पकड़ लिया। 2 कांस्टेबल उसे हथकड़ी लगाने लगे। राजीव ने गुस्से में पूछा, संजीव मिश्रा कहाँ गया? महेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि अब भी कुछ ऐसा है जो पुलिस नहीं जानती। अर्जुन ने तुरंत कहा, सर वह पीछे वाले दरवाजे से भागा है, उसके हाथ में एक फाइल थी। राजीव सिंह का ध्यान तुरंत उसी बात पर गया। उन्होंने अपने एक सिपाही को आदेश दिया, पीछे की तरफ देखो, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। 2 पुलिस वाले तुरंत दौड़ पड़े, लेकिन बाहर पहुंचने तक संजीव गायब हो चुका था। पीछे की तरफ एक कच्चा रास्ता था जो सीधे जंगल की तरफ जाता था। उधर गोदाम के अंदर महेश चौधरी को पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा चुका था। इंस्पेक्टर राजीव ने अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, मैं अपनी बहन के कातिल को ढूंढ रहा था। राजीव कुछ पल तक उसे देखते रहे। उन्हें समझ आ गया था कि इस लड़के के अंदर बहुत गुस्सा है। उन्होंने शांत आवाज में कहा, अब यह मामला पुलिस का है, तुम घर जाओ। लेकिन अर्जुन के चेहरे से साफ था कि वह इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। उधर पुलिस स्टेशन में महेश से पूछताछ शुरू हुई। इंस्पेक्टर राजीव ने उसे सामने बैठाकर कहा, अब खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारे साथियों ने सब बता दिया है। महेश ने हंसते हुए कहा, तुम लोग अभी भी आधा सच जानते हो। राजीव ने पूछा, तो पूरा सच क्या है? महेश ने धीरे से जवाब दिया, सच उस फाइल में है जो संजीव ले गया। ये सुनकर राजीव की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने पूछा, उस फाइल में क्या है? महेश ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, अगर वह फाइल पुलिस के हाथ लग गई तो सिर्फ मैं नहीं, कई बड़े लोग फंस जाएंगे। राजीव समझ गए कि मामला बहुत बड़ा हो सकता है। उधर गांव में अर्जुन घर लौट चुका था। घर का माहौल अब भी वैसा ही था, दुख, गुस्सा और सवाल। सावित्री पूजा की फोटो को पकड़कर बैठी थी। रानी बिल्कुल चुप थी। अर्जुन ने जब यह बताया कि महेश पकड़ा गया है तो कुछ देर के लिए सबको लगा कि शायद अब न्याय मिलेगा। लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, संजीव मिश्रा उस फाइल को लेकर क्यों भागा? अगले दिन सुबह पुलिस ने संजीव के घर की तलाशी ली। अलमारी, मेज, किताबें सब चेक की गई, लेकिन वह फाइल कहीं नहीं मिली। पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि रात में किसी ने उसे घर आते नहीं देखा। इसका मतलब था कि वह कहीं छिपा हुआ है। इंस्पेक्टर राजीव ने अपने एक भरोसेमंद आदमी को शहर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर नजर रखने के लिए भेज दिया। उन्हें शक था कि संजीव शहर छोड़ने की कोशिश करेगा। इसी बीच पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट भी आ चुकी थी। रिपोर्ट पढ़ते ही राजीव के चेहरे का रंग बदल गया। रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी थी, घटना से पहले पीड़िता ने किसी से लंबी फोन कॉल की थी। राजीव ने तुरंत पूजा का मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाया। कॉल डिटेल्स सामने आईं। उसमें सबसे लंबी कॉल एक नंबर पर थी जो लगभग 15 मिनट चली थी। जब उस नंबर की जानकारी निकाली गई तो सब हैरान रह गए। वह नंबर था प्रोफेसर संजीव मिश्रा का। अब यह साफ हो चुका था कि पूजा घटना से पहले उसी से बात कर रही थी। उधर अर्जुन भी अपने तरीके से खोज में लगा हुआ था। उसने अपनी बहन की किताबों और बैग को ध्यान से देखा। बैग के अंदर एक छोटी डायरी मिली।
डायरी के कुछ पन्नों पर पूजा ने कुछ नाम लिखे थे और उनके सामने अजीब से निशान बने थे। सबसे ऊपर लिखा था महेश चौधरी और उसके नीचे लिखा था संजीव मिश्रा। लेकिन तीसरा नाम देखकर अर्जुन ठिठक गया। वह नाम था इंस्पेक्टर राजीव सिंह। अर्जुन की सांस रुक गई। उसने डायरी को फिर से देखा। नाम साफ लिखा था। उसके दिमाग में तूफान उठ गया। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर उसकी बहन किसी ऐसे राज के करीब पहुंच गई थी जिसमें पुलिस भी शामिल थी? उसी समय पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राजीव के पास एक फोन आया। कॉल करने वाले ने घबराई हुई आवाज में कहा, सर, हमें संजीव मिश्रा मिल गया है। राजीव ने तुरंत पूछा, कहाँ? जवाब आया, शहर के पुराने पुल के पास, लेकिन एक समस्या है। राजीव ने कहा, क्या? दूसरी तरफ से आवाज आई, वह जिंदा नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। संजीव मिश्रा का शव पुल के नीचे पड़ा मिला था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके हाथ में वह फाइल नहीं थी। फाइल फिर से गायब हो चुकी थी। और कहानी का पांचवां बड़ा ट्विस्ट यही था। संजीव की जेब से एक कागज मिला था जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो अर्जुन से पूछो। संजीव मिश्रा की मौत की खबर मिलते ही शहर में हलचल मच गई। पुलिस तुरंत पुराने पुल के पास पहुंची जहां उसका शव मिला था। चारों तरफ भीड़ जमा हो चुकी थी लेकिन पुलिस ने इलाके को घेर लिया था। इंस्पेक्टर राजीव सिंह नीचे उतरे और शव के पास जाकर खड़े हो गए। संजीव जमीन पर पड़ा था और उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। पहली नज़र में ये साफ लग रहा था कि उसे ऊपर से धक्का दिया गया है। राजीव ने कांस्टेबल से कहा, पूरे इलाके की तलाशी लो, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। कुछ ही देर में पुलिस को उसकी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज मिला। जब उसे खोलकर पढ़ा गया तो वहां लिखी लाइन ने सबको हैरान कर दिया, अगर सच जानना है तो अर्जुन से पूछो। राजीव सिंह कुछ पल तक उस कागज को देखते रहे। उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मरने से पहले संजीव ने ये लाइन क्यों लिखी होगी। उधर गांव में अर्जुन को अभी इस बात की खबर नहीं थी। वह अपने कमरे में बैठा अपनी बहन की डायरी को बार बार पढ़ रहा था। डायरी के पन्नों में कई जगह अजीब निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूजा किसी बड़ी बात को समझने की कोशिश कर रही थी। रानी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, भैया, दीदी ने ये सब क्यों लिखा होगा? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें उसी पन्ने पर टिकी थी जहां 3 नाम लिखे थे, महेश चौधरी, संजीव मिश्रा और इंस्पेक्टर राजीव सिंह। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। उसी समय घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। इंस्पेक्टर राजीव और 2 कांस्टेबल अंदर आए। रामनारायण घबराकर खड़े हो गए। राजीव ने शांत आवाज में कहा, हमें अर्जुन से कुछ बात करनी है। अर्जुन सामने आया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। राजीव ने पूछा, तुम संजीव मिश्रा को जानते थे? अर्जुन ने कहा, वह मेरी बहन का प्रोफेसर था। राजीव ने जेब से वह कागज निकाला और अर्जुन के सामने रख दिया। अर्जुन ने जैसे ही पढ़ा, उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। राजीव ने ध्यान से उसे देखा और पूछा, तुम्हें पता है उसने मरने से पहले ये क्यों लिखा? अर्जुन ने सिर हिला दिया, नहीं। कमरे में कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अर्जुन अचानक बोला, सर, मुझे भी आपसे एक बात पूछनी है। राजीव ने कहा, पूछो। अर्जुन ने अपनी बहन की डायरी सामने रख दी। राजीव ने जब पन्ना पलटा तो उनका चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उस पन्ने पर उनका नाम साफ लिखा था। राजीव ने धीरे से पूछा, ये डायरी तुम्हें कहाँ मिली? अर्जुन ने कहा, दीदी के बैग में। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। राजीव ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन ने मेरा नाम क्यों लिखा, लेकिन मैं इस केस की जांच कर रहा हूँ। अर्जुन कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उधर पुलिस स्टेशन में एक और खबर आई। पुल के पास लगे एक कैमरे की फुटेज मिल गई थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि संजीव मिश्रा पुल के पास किसी से मिलने आया था।
लेकिन कैमरे का एंगल साफ नहीं था, इसलिए दूसरे आदमी का चेहरा पूरी तरह नहीं दिख रहा था। फुटेज में सिर्फ इतना दिख रहा था कि दोनों के बीच कुछ देर तक बहस हुई और फिर अचानक संजीव पीछे की तरफ गिर गया। राजीव सिंह ने वीडियो को कई बार देखा। उन्हें लग रहा था कि उस दूसरे आदमी की चाल किसी जानी पहचानी लग रही है। इसी बीच एक और जानकारी मिली। संजीव मिश्रा का मोबाइल फोन पुल के पास नहीं मिला था। इसका मतलब था कि कोई वहां से फोन लेकर चला गया था। उधर अर्जुन रात को चुपचाप घर से बाहर निकला। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर संजीव सच में किसी से मिलने आया था तो वह आदमी कौन था। वह सीधा उसी पुल की तरफ चल पड़ा। रात का समय था और सड़क लगभग खाली थी। अर्जुन धीरे धीरे पुल के पास पहुंचा। वहां पुलिस की पीली पट्टी अब भी लगी हुई थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अर्जुन ने नीचे झांककर उस जगह को देखा जहां संजीव का शव मिला था। अचानक उसकी नज़र पुल की रेलिंग पर पड़ी। वहां एक छोटा सा खरोंच का निशान था, जैसे किसी ने वहां जोर से पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की हो। अर्जुन ने मोबाइल की रोशनी उस जगह डाली। उसी समय उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने झुककर उसे उठाया। वह एक छोटा सा धातु का बैज था। अर्जुन ने जैसे ही उस बैज को साफ किया, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उस पर लिखा था एस्टरिस्क पुलिस विभाग, और उसके नीचे उकेरा हुआ था एक नाम, राजीव सिंह। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। अब उसके दिमाग में एक नया शक पैदा हो चुका था। क्या सच में उसकी बहन जिस राज तक पहुंची थी उसमें इंस्पेक्टर राजीव सिंह भी शामिल थे? अर्जुन पुल के नीचे खड़ा था और उसके हाथ में वह छोटा सा धातु का बैज था। बैज पर साफ लिखा था पुलिस विभाग, राजीव सिंह। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। क्या ये सिर्फ संयोग था या सच में इंस्पेक्टर राजीव इस पूरे मामले में शामिल थे? उसने कुछ देर तक उस बैज को घूरकर देखा और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। उसने तय कर लिया कि अभी किसी को इस बारे में नहीं बताएगा। रात काफी हो चुकी थी। अर्जुन धीरे धीरे घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते भर उसके दिमाग में वही बातें घूमती रहीं, बहन की डायरी में लिखा नाम, पुल पर मिला पुलिस का बैज और मरने से पहले संजीव मिश्रा का वह नोट जिसमें अर्जुन का नाम लिखा था। तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई लग रही थी, लेकिन पूरी तस्वीर अब भी साफ नहीं थी। अगली सुबह गांव में फिर हलचल थी। पुलिस की गाड़ी रामनारायण के घर के सामने खड़ी थी। इंस्पेक्टर राजीव फिर से आए थे। इस बार उनके साथ 2 और अधिकारी भी थे। उन्होंने घर के अंदर आकर अर्जुन से कहा कि उन्हें पूजा के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए। अर्जुन ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर शक अब भी जिंदा था। राजीव ने पूछा, तुम्हारी बहन पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान थी क्या? अर्जुन ने थोड़ा सोचा और कहा, वह ज्यादा कुछ नहीं बताती थी, लेकिन 2 दिन पहले उसने कहा था कि कॉलेज में कुछ गलत हो रहा है। ये सुनकर राजीव ने तुरंत पूछा, क्या गलत? अर्जुन ने सिर हिला दिया। उसने पूरी बात नहीं बताई। उधर पुलिस स्टेशन में एक और जांच चल रही थी। संजीव मिश्रा के मोबाइल की लोकेशन आखिरकार मिल गई थी। फोन बंद था, लेकिन आखिरी लोकेशन शहर के एक पुराने गोदाम के पास दिख रही थी। वही इलाका जहां कुछ दिन पहले पुलिस महेश को पकड़ने गई थी। राजीव सिंह ने तुरंत एक टीम वहां भेजी। गोदाम की तलाशी ली गई, लेकिन वहां फोन नहीं मिला। हालांकि वहां काम करने वाले एक चौकीदार ने बताया कि रात में 2 आदमी वहां आए थे और कुछ देर बाद जल्दी जल्दी निकल गए थे। जब चौकीदार से पूछा गया कि वे लोग कौन थे तो उसने कहा कि उसने चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन उनमें से एक लंबा था और पुलिस की तरह चल रहा था। ये बात सुनकर वहां मौजूद सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उधर अर्जुन भी चुप नहीं बैठा था। उसने अपनी बहन की डायरी को फिर से पढ़ा। इस बार उसे एक और बात दिखाई दी जो पहले उसकी नज़र से छूट गई थी। डायरी के एक पन्ने पर पूजा ने लिखा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो सच्चाई कॉलेज की पुरानी लैब में मिलेगी। अर्जुन ने वह लाइन पढ़ते ही फैसला कर लिया कि उसे कॉलेज जाना होगा। दोपहर के समय वह चुपचाप कॉलेज पहुंचा।
कॉलेज लगभग खाली था क्योंकि छुट्टियों का समय था। अर्जुन सीधे पीछे वाले हिस्से में गया जहां पुरानी साइंस लैब थी। ये लैब कई सालों से बंद पड़ी थी, इसलिए वहां ज्यादा कोई आता जाता नहीं था। अर्जुन ने दरवाजा खोला। अंदर धूल जमी हुई थी और कई पुराने उपकरण पड़े थे। उसने पूरे कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ मिनट बाद उसकी नज़र एक लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी के अंदर कुछ पुराने फाइल कवर रखे थे। अर्जुन ने एक एक करके उन्हें देखना शुरू किया। अचानक उसे एक नीली फाइल दिखाई दी जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, प्रोजेक्ट। अर्जुन ने फाइल खोली। अंदर कुछ कागज थे जिनमें कॉलेज के कुछ छात्रों के नाम लिखे थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने आखिरी पन्ना देखा। उस पन्ने पर कई नामों के साथ कुछ रकम लिखी हुई थी। सबसे ऊपर लिखा था महेश चौधरी, उसके नीचे संजीव मिश्रा और तीसरे नंबर पर फिर वही नाम था, इंस्पेक्टर राजीव सिंह। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बहन किसी बड़े गुप्त खेल का पता लगा चुकी थी। उसी समय अचानक लैब के दरवाजे की आवाज आई। अर्जुन ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। वह इंस्पेक्टर राजीव सिंह थे। राजीव ने धीरे से कहा, मैं जानता था तुम यहाँ आओगे। अर्जुन के हाथ में अभी भी वह फाइल थी। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर राजीव ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हें वह सच जानना ही पड़ेगा जिसके कारण तुम्हारी बहन की जान गई। लेकिन उसी पल कहानी का अगला बड़ा मोड़ सामने आया। अचानक बाहर से किसी गाड़ी के ब्रेक की तेज आवाज आई और कुछ सेकंड बाद गोली चलने की आवाज पूरे कॉलेज में गूंज उठी। कॉलेज की पुरानी लैब के अंदर अर्जुन और इंस्पेक्टर राजीव आमने सामने खड़े थे। अर्जुन के हाथ में नीली फाइल थी और उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। तभी बाहर अचानक गाड़ी के ब्रेक की तेज आवाज आई और अगले ही पल गोली चलने की आवाज पूरे कॉलेज में गूंज गई। आवाज इतनी तेज थी कि लैब की खिड़कियां तक कांप उठीं। अर्जुन चौंककर दरवाजे की तरफ देखने लगा। राजीव ने तुरंत जेब से पिस्तौल निकाल ली। उनकी आंखों में अचानक सतर्कता आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, यहाँ रुको, बाहर कोई है। लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा नहीं रहा। उसके अंदर डर से ज्यादा गुस्सा था। वह फाइल को कसकर पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि कॉलेज के मुख्य गेट के पास एक काली एसयूवी खड़ी है। उसी गाड़ी के पास एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। अर्जुन और राजीव तेजी से वहां पहुंचे। जमीन पर पड़ा आदमी कॉलेज का चौकीदार था। उसके कंधे में गोली लगी थी लेकिन वह जिंदा था। राजीव झुककर उसके पास बैठे और बोले, किसने गोली चलाई? चौकीदार दर्द से कराहते हुए बोला, 2 आदमी आए थे, पूछ रहे थे कि यहाँ कोई लड़का आया है क्या? मैंने मना किया तो उन्होंने गोली चला दी। राजीव ने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई लेकिन तब तक गाड़ी वहां से जा चुकी थी। सड़क खाली थी। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल किया। अर्जुन चुप खड़ा सब देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, किसे पता था कि वह यहाँ आएगा। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां कॉलेज पहुंच गईं। चौकीदार को अस्पताल भेज दिया गया। राजीव ने पूरे इलाके की तलाशी का आदेश दिया लेकिन हमलावर कहीं नहीं मिले। उधर अर्जुन अब भी उस फाइल को पकड़े खड़ा था। राजीव उसकी तरफ मुड़े और बोले, मुझे वह फाइल दिखाओ। अर्जुन ने कुछ सेकंड सोचा और फिर फाइल उनके हाथ में दे दी। राजीव ने पन्ने पलटकर देखे। उनकी आंखों में एक पल के लिए गहरी सोच दिखाई दी। उन्होंने धीरे से कहा, तो पूजा सच में इस सब तक पहुंच गई थी? अर्जुन ने तुरंत पूछा, इसका मतलब क्या है? राजीव ने चारों तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बहन को पता चल गया था कि कॉलेज के कुछ लोग और बाहर के कुछ बड़े आदमी मिलकर अवैध पैसों का खेल चला रहे थे। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, और उसमें आपका नाम क्यों लिखा है? कुछ सेकंड तक राजीव चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि मैं इस गिरोह के पीछे काफी समय से लगा हुआ था। मैं अंदर से सबूत इकट्ठा कर रहा था। अर्जुन को ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई। उसने कहा, तो फिर मेरी बहन को क्यों मारा गया? राजीव ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि वह बहुत करीब पहुंच गई थी।
उसने संजीव मिश्रा को पकड़ लिया था और उससे सवाल पूछने लगी थी। संजीव डर गया और उसने महेश चौधरी को खबर दे दी। अर्जुन की मुठियां कस गईं। उसी समय एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, सड़क पर लगे कैमरे की फुटेज मिल गई है। राजीव ने तुरंत पूछा, क्या दिखा उसमें? कांस्टेबल ने कहा, जो गाड़ी यहाँ आई थी उसका नंबर साफ दिखाई दे रहा है। राजीव ने कहा, किसकी गाड़ी है? कांस्टेबल ने जवाब दिया, सर, गाड़ी महेश चौधरी के आदमी दीपक के नाम पर है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में आग भर गई। दीपक वही लड़का था जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। अर्जुन ने कहा, तो इसका मतलब है कि उसके लोग अब भी बाहर घूम रहे हैं। राजीव ने सिर हिलाया, और शायद उन्हें पता चल गया है कि वह फाइल हमारे हाथ लग चुकी है। इसी बीच अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर उसकी बहन रानी का नाम चमक रहा था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से रानी की कांपती हुई आवाज आई, भैया, घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, वे बार बार पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। राजीव ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने फोन काटकर कहा, वे लोग मेरे घर पहुंच गए हैं। राजीव ने तुरंत गाड़ी की तरफ इशारा किया, चलो अभी। दोनों तेजी से कॉलेज से निकल पड़े। रास्ते भर अर्जुन के दिमाग में एक ही डर था, कहीं वे लोग उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा दें। जब पुलिस की गाड़ी गांव के पास पहुंची तो दूर से ही लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी। रामनारायण के घर के सामने कई गाड़ियां खड़ी थीं। अर्जुन गाड़ी से कूदकर सीधे घर की तरफ भागा। दरवाजे के सामने दो आदमी खड़े थे। उनके हाथ में बंदूकें थीं। गांव के लोग दूर खड़े थे लेकिन कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही अर्जुन पास पहुंचा, उन आदमियों में से एक ने बंदूक उसकी तरफ तान दी और ठंडी आवाज में कहा, फाइल हमें दे दो, नहीं तो अगली लाश तुम्हारे घर से निकलेगी। अर्जुन वहीं रुक गया। राजीव ने धीरे से अपनी पिस्तौल निकाली। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल जम सा गया। फिर अचानक एक और गोली चली, लेकिन इस बार गोली किसने चलाई, ये देखकर हर कोई सन्न रह गया। गोली चलाने वाला आदमी पुलिस या गुंडों में से कोई नहीं था। वह था अर्जुन का अपना पिता रामनारायण। रामनारायण के हाथ में पुरानी बंदूक थी और उसकी नली अभी भी कांप रही थी। गोली चलने की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज चुकी थी। सामने खड़ा गुंडा अचानक पीछे की तरफ लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बंदूक हाथ से छूटकर मिट्टी में गिर गई। दूसरे आदमी ने ये दृश्य देखा तो कुछ सेकंड के लिए वह भी घबरा गया। गांव के लोग दूर खड़े थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। अर्जुन भी वहीं खड़ा रह गया। उसने कभी अपने पिता को इस हालत में नहीं देखा था। रामनारायण की आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। रामनारायण दांत भींचकर बोले, मेरी बेटी को मार दिया, अब मेरे घर के सामने धमकी देने आए हो। दूसरा गुंडा तुरंत बंदूक उठाकर पीछे हटने लगा। इंस्पेक्टर राजीव ने उसी समय अपनी पिस्तौल तान दी और चिल्लाए, हथियार नीचे डालो, पुलिस। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ सन्नाटा रहा। फिर वह आदमी अचानक मुड़ा और भागने लगा। राजीव ने पीछा करने की कोशिश की लेकिन वह पास खड़ी गाड़ी में बैठकर तेजी से भाग गया। गांव में अफरा तफरी मच गई थी। जमीन पर पड़ा आदमी कराह रहा था। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसकी बांह में गोली लगी थी लेकिन वह जिंदा था। राजीव ने सिपाहियों से कहा, इसे गाड़ी में डालो, थाने ले चलते हैं। अर्जुन अपने पिता के पास गया। उसने देखा कि रामनारायण के हाथ अब भी कांप रहे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, पिताजी, आप ठीक हैं? रामनारायण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अर्जुन की तरफ देखा और फिर घर के अंदर चले गए। उधर पुलिस घायल गुंडे को लेकर थाने पहुंची। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो पूछताछ शुरू हुई। इंस्पेक्टर राजीव उसके सामने बैठे थे। राजीव ने सख्त आवाज में पूछा, तुम्हें किसने भेजा? पहले तो वह चुप रहा लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा, हमें फाइल चाहिए थी, बस वही। राजीव ने पूछा, किसके कहने पर? गुंडे ने डरते हुए जवाब दिया, दीपक के आदमी ने कहा था,
उसने बताया कि अगर फाइल पुलिस के हाथ लग गई तो सब खत्म हो जाएगा। राजीव ने तुरंत नोट किया। इसका मतलब था कि जेल में बंद होने के बावजूद दीपक के लोग बाहर सक्रिय थे। उधर अर्जुन के घर में माहौल अजीब हो चुका था। सावित्री रोते रोते थक चुकी थी। रानी चुप बैठी थी। रामनारायण कमरे के कोने में बैठे जमीन को घूर रहे थे। अर्जुन उनके पास गया और बोला, पिताजी, आपने आज जो किया वह सही था। रामनारायण ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आवाज भारी थी, बेटा, जब बेटी की लाश कंधे पर उठानी पड़े तो आदमी डरना भूल जाता है। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय इंस्पेक्टर राजीव का फोन आया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसे तुरंत थाने आना होगा क्योंकि पकड़े गए आदमी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कुछ देर बाद अर्जुन थाने पहुंच गया। राजीव ने उसे एक कुर्सी पर बैठाया और बोले, उस आदमी ने बताया है कि महेश चौधरी का एक और साथी है जो अब तक सामने नहीं आया। अर्जुन ने पूछा, कौन? राजीव ने कहा, अभी नाम साफ नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि वही असली दिमाग है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। राजीव ने आगे कहा, और एक बात और, उस आदमी ने बताया कि तुम्हारी बहन को सिर्फ इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि उसने फाइल देख ली थी। अर्जुन ने तुरंत पूछा, तो फिर क्यों? राजीव कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि पूजा ने उस आदमी को पहचान लिया था। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, किसे? राजीव ने धीरे से कहा, उसी आदमी को जो पूरे खेल का असली मालिक है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, तो उसका नाम बताओ। राजीव ने सिर हिलाया, नाम अभी नहीं मिला, लेकिन एक सुराग मिला है। उन्होंने मेज पर एक फोटो रखी। वह फोटो खेतों के पास लगे एक पुराने कैमरे की थी। उसमें एक काली कार दिखाई दे रही थी और उसके पास एक आदमी खड़ा था। अर्जुन ने फोटो को ध्यान से देखा। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह आदमी कोई अनजान नहीं था। वह था अर्जुन का बचपन का दोस्त रवि। फोटो मेज पर रखी थी और कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अर्जुन उस फोटो को लगातार देख रहा था। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा था कि खेतों के पास खड़ी काली कार के पास एक आदमी खड़ा है और उसका चेहरा आधा कैमरे की तरफ था। लेकिन वह चेहरा अर्जुन के लिए अनजान नहीं था। वह रवि था, उसका बचपन का दोस्त। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, ये रवि है। इंस्पेक्टर राजीव ने ध्यान से अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, तुम इसे पहचानते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज भारी हो गई थी। यह मेरा दोस्त है, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। राजीव कुर्सी से थोड़ा आगे झुके और बोले, यही वजह है कि मैंने तुम्हें बुलाया। हमें ये पता करना है कि वह वहाँ क्या कर रहा था। अर्जुन के दिमाग में कई यादें घूमने लगीं। बचपन में खेतों में खेलना, साथ स्कूल जाना, एक दूसरे के घर आना जाना। रवि हमेशा उसके साथ रहा था, लेकिन अब अचानक वह इस केस में सामने आ गया था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या वह इस सब में शामिल हो सकता है? राजीव ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। उसी समय एक सिपाही अंदर आया और बोला, सर, हमने रवि के घर जाकर देखा। वह 2 दिन से घर नहीं आया। राजीव ने तुरंत पूछा, परिवार ने क्या कहा? सिपाही ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वह शहर काम से गया है, लेकिन कहाँ गया है ये किसी को नहीं पता। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। राजीव ने मेज पर रखी फाइल बंद की और बोले, अगर रवि इसमें शामिल है तो वह या तो भाग रहा है या फिर किसी और के लिए काम कर रहा है। अर्जुन ने धीरे से कहा, सर, मुझे उससे मिलना होगा। राजीव ने उसे ध्यान से देखा। क्यों? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि अगर वह सच में इसमें शामिल है तो मैं उसकी आंखों में देखकर समझ जाऊंगा। कुछ सेकंड तक राजीव सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन ये काम अकेले नहीं होगा। उसी समय पुलिस के वायरलेस पर एक आवाज आई। एक कांस्टेबल तेजी से अंदर आया और बोला, सर, शहर के बस स्टैंड के पास एक काली कार खड़ी मिली है। नंबर वही है जो फोटो में दिखाई दे रहा था। राजीव तुरंत खड़े हो गए। चलो,
कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी बस स्टैंड की तरफ दौड़ रही थी। अर्जुन भी उनके साथ था। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वे बस स्टैंड पहुंचे तो वहां भीड़ लगी हुई थी। पुलिस ने भीड़ हटाई और कार के पास पहुंचे। कार वही थी जो फोटो में दिखाई दे रही थी। दरवाजा बंद था लेकिन शीशा थोड़ा खुला हुआ था। राजीव ने अंदर झांक कर देखा। सीट पर एक बैग पड़ा था। उन्होंने दरवाजा खुलवाया और बैग बाहर निकाला। बैग के अंदर कुछ कपड़े थे और एक मोबाइल फोन। राजीव ने फोन ऑन करने की कोशिश की लेकिन वह लॉक था। अर्जुन कार के पास खड़ा चारों तरफ देख रहा था। अचानक उसकी नज़र सड़क के उस पार गई। वहां एक आदमी खड़ा था जो दूर से ही सब देख रहा था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। वह आदमी रवि था। अर्जुन तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। रवि ने जैसे ही अर्जुन को अपनी तरफ आते देखा, वह घबरा गया और मुड़कर भागने लगा। अर्जुन भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। बस स्टैंड की भीड़ के बीच दोनों तेजी से भाग रहे थे। कुछ लोग रास्ते से हट गए, कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। आखिरकार अर्जुन ने दौड़ते हुए रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, तू भाग क्यों रहा है? रवि ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने उसे जोर से झटका दिया। सच बोल, उस दिन खेतों के पास तू क्या कर रहा था? रवि की नजरें नीचे झुक गईं। कुछ सेकंड बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वहां गलती से पहुंच गया था। अर्जुन ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोल। उसी समय इंस्पेक्टर राजीव और बाकी पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। राजीव ने रवि को पकड़कर पूछा, सच बताओ, नहीं तो थाने चलना पड़ेगा। रवि की सांसें तेज हो रही थीं। वह चारों तरफ देखने लगा जैसे कोई रास्ता खोज रहा हो। फिर अचानक उसने अर्जुन की तरफ देखा और बोला, अगर मैं सच बोल दूं, तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अर्जुन ने कहा, सच बोल। रवि ने कांपती आवाज में कहा, उस दिन खेतों में जो हुआ, उसमें महेश या संजीव ही नहीं थे। अर्जुन ने पूछा, तो और कौन था? रवि की आंखों में डर और पछतावा दोनों दिखाई दे रहे थे। उसने धीरे से कहा, वह आदमी जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, कौन? रवि ने जवाब दिया, तुम्हारे घर का ही कोई आदमी। रवि की बात सुनते ही अर्जुन का गुस्सा अचानक रुक गया। उसका हाथ अब भी रवि की कॉलर पर था लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। बस स्टैंड के शोर के बीच कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे रुक गया था। इंस्पेक्टर राजीव भी चुप खड़े रवि को घूर रहे थे। अर्जुन ने दांत भींचकर पूछा, साफ साफ बोल, किसकी बात कर रहा है? रवि की सांसें तेज थीं। वह चारों तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे डर हो कि कोई सुन रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं यहाँ सब बोल दूंगा तो शायद मैं आज रात जिंदा नहीं रहूंगा। राजीव ने सख्त आवाज में कहा, तुम पुलिस के सामने हो, डरने की जरूरत नहीं है। सच बोलो। रवि ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोला, अर्जुन, जो आदमी उस रात खेतों में था, वह तुम्हारे घर के बहुत करीब है। इतना करीब कि तुमने कभी उस पर शक भी नहीं किया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गुस्से में कहा, नाम बोल। रवि ने होंठ भींच लिए और चुप हो गया। राजीव ने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने 2 सिपाहियों को इशारा किया और कहा, इसे गाड़ी में बैठाओ, थाने में बात करेंगे। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस की गाड़ी थाने की तरफ दौड़ रही थी। रास्ते भर अर्जुन का दिमाग उलझा हुआ था। रवि की बात उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, तुम्हारे घर का ही कोई आदमी। थाने पहुंचते ही रवि को पूछताछ वाले कमरे में बैठाया गया। राजीव सामने कुर्सी पर बैठे और बोले, अब कोई खेल नहीं, पूरा सच बताओ। रवि कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, मैं उस रात खेतों के पास इसलिए था क्योंकि मुझे महेश चौधरी के आदमी ने बुलाया था। अर्जुन ने तुरंत पूछा, क्यों? रवि ने कहा, मुझे कहा गया था कि वहां एक लड़की को डराना है ताकि वह किसी से कुछ न कहे। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी दूर चली जाएगी। राजीव ने पूछा, जब तुम वहां पहुंचे तो क्या देखा? रवि ने आंखें बंद करके जैसे वह दृश्य याद किया।
फिर बोला, जब मैं वहां पहुंचा तो पूजा पहले से वहां थी। महेश और उसके 2 आदमी भी थे, लेकिन कुछ देर बाद एक और गाड़ी आई। अर्जुन की सांसें थम गईं। किसकी गाड़ी? रवि ने धीरे से कहा, मैंने पहले नहीं पहचाना, लेकिन जब वह आदमी गाड़ी से उतरा तो मैं उसे देखकर चौंक गया। राजीव ने आगे झुककर पूछा, कौन था वह? रवि ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन की आंखों में बेचैनी थी। रवि ने कहा, वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है और तुम भी उसे बहुत अच्छी तरह जानते हो। अर्जुन ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा, नाम बोल। रवि कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वह आदमी पूजा से बहस कर रहा था। पूजा उससे कह रही थी कि वह सब पुलिस को बता देगी। तभी महेश गुस्से में चिल्लाया और माहौल बिगड़ गया। कमरे में बैठे हर आदमी की सांस जैसे रुक गई थी। अर्जुन की आंखें लाल हो चुकी थीं। राजीव ने कहा, रवि, यह आधा सच है, हमें पूरा सच चाहिए। रवि ने धीरे से सिर झुका लिया और बोला, मैं डर गया था, मैं वहां से भाग गया। लेकिन जाते जाते मैंने देखा कि वही आदमी पूजा के सामने खड़ा था और वही आखिरी आदमी था जिसने उसे जिंदा देखा। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। अर्जुन की आवाज कांप रही थी, वह आदमी कौन था? रवि ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, अगर मैं उसका नाम बोल दूं तो सब खत्म हो जाएगा। राजीव ने कड़क आवाज में कहा, किसका नाम? रवि ने गहरी सांस ली और बोला, वह आदमी जिसने उस रात पूजा को आखिरी बार छुआ, वही आदमी तुम्हारे घर आता जाता रहा है और तुमने कभी उस पर शक भी नहीं किया। अर्जुन की मुठियां कस गईं। उसके दिमाग में कई चेहरे घूमने लगे, पिता रामनारायण, गांव के रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त। राजीव ने धीरे से कहा, नाम बोलो। रवि ने होंठ खोले, लेकिन तभी अचानक बाहर से जोर की आवाज आई। पुलिस स्टेशन के बाहर ब्रेक लगने की तेज आवाज गूंजी। उसी पल थाने की खिड़की के शीशे पर गोली लगी और कांच टूटकर कमरे के अंदर बिखर गया। सिपाही तुरंत हथियार लेकर बाहर भागे। राजीव भी खड़े हो गए। अर्जुन और रवि दोनों एक साथ चौंककर दरवाजे की तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड बाद एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया और हौंफते हुए बोला, सर, बाहर से किसी ने फायर किया और भाग गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। राजीव ने तुरंत पूछा, किस दिशा में भागा? सिपाही ने कहा, काली गाड़ी में। अर्जुन ने अचानक रवि की तरफ देखा। रवि का चेहरा सफेद पड़ चुका था। रवि कांपती आवाज में बोला, देखा, मैंने कहा था ना, अगर मैं सच बोलूंगा तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजीव ने सख्त आवाज में कहा, अब यह और जरूरी हो गया है कि तुम नाम बताओ। रवि कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। अर्जुन की सांसें रुक गईं। रवि ने कहा, उस रात खेतों में जो आदमी आया था, वह था तुम्हारा चाचा सुरेश। रवि के मुंह से जैसे ही यह शब्द निकले, कमरे में बैठे हर व्यक्ति के चेहरे का रंग बदल गया। अर्जुन कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुना है। उसने धीरे से पूछा, क्या कहा तूने? रवि ने डरते हुए फिर दोहराया, उस रात खेतों में जो आदमी आया था, वह तुम्हारा चाचा सुरेश था। अर्जुन की आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में बचपन की कई यादें घूमने लगीं। सुरेश चाचा हमेशा घर आते थे, पिता के साथ खेतों की बातें करते थे, कई बार तो उन्होंने अर्जुन को शहर भी घुमाने ले गए थे। अर्जुन ने गुस्से में कुर्सी को लात मार दी और चिल्लाया, झूठ बोल रहा है तू। इंस्पेक्टर राजीव चुपचाप ये सब देख रहे थे। उन्होंने शांत आवाज में कहा, अर्जुन, हमें भावनाओं से नहीं, सबूतों से काम लेना होगा। अर्जुन ने मुठियां भींच ली लेकिन कुछ नहीं बोला। राजीव ने रवि की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है? रवि ने सिर हिलाया, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह काली कार से उतरा था और पूजा से जोर जोर से बहस कर रहा था। राजीव ने आगे पूछा, वह वहां क्यों आया था? रवि ने कहा, मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन पूजा उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह सब पुलिस को बता देगी। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया।
अर्जुन की सांसें भारी हो चुकी थीं। उसने धीमी आवाज में पूछा, कौन सा सच? रवि ने जवाब दिया, शायद वही राज जो उस फाइल में है। इंस्पेक्टर राजीव ने तुरंत सिपाही को आदेश दिया, सुरेश के बारे में पूरी जानकारी निकालो। उसका फोन लोकेशन, बैंक रिकॉर्ड, सब। कुछ ही मिनटों में कंप्यूटर पर जानकारी आने लगी। पता चला कि सुरेश पिछले 2 दिन से गांव में नहीं था। उसने अपने फोन को भी बंद कर रखा था। राजीव ने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो वह भागने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कहा, सर, वह भाग नहीं सकता। वह गांव के पास ही कहीं होगा। राजीव ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? अर्जुन बोला, क्योंकि वह हमेशा भागने से पहले अपने फार्म हाउस जाता है। वह जगह गांव से 10 किलोमीटर दूर है। राजीव ने तुरंत फैसला किया। उन्होंने टीम को तैयार किया और कहा, चलते हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां गांव के बाहर वाले रास्ते पर दौड़ रही थीं। रात गहरी हो चुकी थी और सड़क लगभग खाली थी। अर्जुन भी उसी गाड़ी में बैठा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में उसका चाचा इस सब में शामिल हो सकता है? लगभग 20 मिनट बाद गाड़ियां फार्म हाउस के पास पहुंच गईं। वह जगह सुनसान थी। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ एक कमरे में हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। राजीव ने धीरे से कहा, सब सावधान रहना। पुलिस वाले धीरे धीरे आगे बढ़े। दरवाजे को धक्का दिया गया तो वह खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर सब रुक गए। कमरे के बीच में एक मेज थी और उस पर कई कागज फैले हुए थे। मेज के पास एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। वह सुरेश था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी और सामने मेज पर वही नीली फाइल रखी थी। अर्जुन को देखकर सुरेश धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सा ठंडा भाव था। उसने कहा, आ ही गए तुम लोग। इंस्पेक्टर राजीव ने तुरंत पिस्तौल तान दी, हथियार नीचे रखो सुरेश। लेकिन सुरेश ने हथियार नीचे नहीं रखा। उसने अर्जुन की तरफ देखा और बोला, तुम्हें सच जानना ही था ना? अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुमने पूजा को मारा। सुरेश कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। कमरे में मौजूद हर आदमी उसकी तरफ देखने लगा। अर्जुन ने दांत भींचकर पूछा, तो फिर किसने मारा? सुरेश ने मेज पर रखी फाइल की तरफ इशारा किया और बोला, इस फाइल में सब लिखा है, लेकिन सच इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इंस्पेक्टर राजीव ने कदम आगे बढ़ाया, फाइल हमें दे दो। सुरेश हंसा, अगर यह फाइल तुम्हारे हाथ लग गई तो सिर्फ मैं नहीं, आधा शहर जेल जाएगा। अर्जुन चिल्लाया, मुझे फाइल दो। सुरेश ने धीरे धीरे फाइल उठाई और बोला, तुम्हारी बहन बहुत बहादुर थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह किस खेल में हाथ डाल रही है। अचानक बाहर से पुलिस की एक और गाड़ी की आवाज आई। सुरेश खिड़की की तरफ देखने लगा। उसी पल उसने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने कमरे में खड़े हर आदमी को चौंका दिया। सुरेश बोला, तुम लोग गलत आदमी को पकड़ने आए हो, क्योंकि पूजा को मारने वाला आदमी यहाँ नहीं है। अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा, तो कौन है वह? सुरेश ने धीरे से कहा, वह आदमी तुम्हारे सामने ही खड़ा है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे। सुरेश की बात सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। अर्जुन की सांसें तेज हो गई थीं। उसने चारों तरफ देखा। कमरे में सिर्फ 4 लोग खड़े थे, वह खुद, इंस्पेक्टर राजीव, 2 पुलिस वाले और सामने बैठा सुरेश। अर्जुन के दिमाग में जैसे एक पल के लिए सब रुक गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, पहेलियां मत बुझाओ, साफ बोलो। सुरेश कुर्सी पर आराम से बैठा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से कहा, सच हमेशा सामने होता है, बस हम उसे देखने से डरते हैं। इंस्पेक्टर राजीव ने पिस्तौल और मजबूत पकड़ते हुए कहा, सुरेश, नाटक बंद करो और हथियार नीचे रखो। सुरेश हल्का सा हंसा, तुम्हें लगता है कि मैं ही इस खेल का असली खिलाड़ी हूँ? फिर उसने फाइल उठाकर मेज पर पटकी और बोला, अगर यह फाइल खुल गई तो बहुत लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, मुझे सच चाहिए अभी। सुरेश ने उसकी तरफ देखा और बोला, ठीक है, सुनो।
उस रात पूजा मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझे बताया कि कॉलेज में चल रहे अवैध पैसों के खेल का उसे पूरा पता चल गया है। उसने कहा कि अगर मैं सच पुलिस को नहीं बताऊंगा तो वह खुद सब खोल देगी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तो तुमने उसे डराने के लिए महेश को बुलाया? सुरेश ने सिर हिलाया, मैंने महेश को नहीं बुलाया, महेश पहले से उस खेल का हिस्सा था। इंस्पेक्टर राजीव ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, फिर खेतों में क्या हुआ? सुरेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जब मैं वहां पहुंचा तो महेश, संजीव और उनके 2 आदमी पहले से थे। पूजा उनसे बहस कर रही थी। वह बार बार कह रही थी कि वह सब रिकॉर्ड कर चुकी है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। रिकॉर्ड? सुरेश ने सिर हिलाया, हाँ, उसके पास सबूत था। कमरे में मौजूद हर आदमी का ध्यान अब उसी बात पर था। राजीव ने पूछा, किस तरह का सबूत? सुरेश ने कहा, मोबाइल रिकॉर्डिंग। अर्जुन ने घबराकर पूछा, फिर? सुरेश ने जवाब दिया, फिर अचानक वहां एक और गाड़ी आई। उस गाड़ी से जो आदमी उतरा, उसे देखकर सब चुप हो गए। राजीव ने तुरंत पूछा, कौन? सुरेश ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने बस अर्जुन की तरफ देखा और कहा, वह आदमी यहाँ मौजूद है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। अर्जुन की नज़र धीरे धीरे इंस्पेक्टर राजीव की तरफ गई, लेकिन उसने तुरंत सिर झटक दिया जैसे खुद अपने शक से डर गया हो। राजीव ने सख्त आवाज में कहा, ये सब बकवास है। सुरेश, आखिरी बार कह रहा हूँ, हथियार नीचे रखो। सुरेश ने पिस्तौल को मेज पर रख दिया, लेकिन उसकी नज़र अब भी अर्जुन पर थी। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी बहन ने उस आदमी को पहचान लिया था। उसने उसका नाम भी लिया था। अर्जुन का गला सूख गया। किसका नाम? सुरेश ने धीरे से कहा, जिस आदमी पर तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था। अर्जुन का दिमाग घूम गया। उसे अचानक कई छोटी छोटी बातें याद आने लगी। पूजा का परेशान रहना, उसका बार बार फोन छुपाकर बात करना, डायरी में लिखे नाम, और पुल पर मिला पुलिस का बैज। इसी पल बाहर से एक और पुलिस गाड़ी की आवाज आई। कुछ सिपाही दौड़ते हुए अंदर आए। उनमें से एक ने कहा, सर, हमें एक नई जानकारी मिली है। राजीव ने पूछा, क्या? सिपाही बोला, हमें पूजा का मोबाइल मिल गया है। कमरे में खड़े हर आदमी की नज़र उसी सिपाही पर टिक गई। राजीव ने तुरंत पूछा, कहाँ मिला? सिपाही ने जवाब दिया, महेश के पुराने गोदाम के पीछे मिट्टी में दबा हुआ। राजीव ने कहा, फोन चालू है? सिपाही ने सिर हिलाया, नहीं सर, लेकिन उसमें एक ऑडियो फाइल मिली है। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत कहा, चलाओ उसे। सिपाही ने मोबाइल चालू किया और रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में पूजा की आवाज गूंज उठी, मैं सब जानती हूँ, अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को सब बता दूंगी। फिर एक दूसरी आवाज आई, भारी और गुस्से से भरी हुई, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था पूजा। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि वह आवाज उसे बहुत अच्छी तरह पहचान में आ रही थी। रिकॉर्डिंग में अगला वाक्य साफ सुनाई दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। कमरे में खड़े हर आदमी ने धीरे धीरे इंस्पेक्टर राजीव की तरफ देखा। और उसी पल कहानी का अगला बड़ा झटका सामने आया, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो आवाज थी वह बिल्कुल इंस्पेक्टर राजीव सिंह की आवाज जैसी लग रही थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मोबाइल अभी भी सिपाही के हाथ में था और सबकी नज़र धीरे धीरे इंस्पेक्टर राजीव की तरफ मुड़ गई। अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, अब बहुत देर हो चुकी है। वह आवाज सच में राजीव जैसी ही लग रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे राजीव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास और गुस्सा दोनों थे। उसने भारी आवाज में कहा, ये आपकी आवाज है। कमरे में मौजूद 2 पुलिस वाले भी एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए। सुरेश कुर्सी पर बैठा सब देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। राजीव कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आवाज किसी की भी हो सकती है, रिकॉर्डिंग से सच साबित नहीं होता। लेकिन अर्जुन अब शांत नहीं रह सका।
उसने गुस्से में कहा, पहले डायरी में आपका नाम, फिर पुल पर आपका बैज, और अब यह आवाज, कितना झूठ बोलेंगे आप। सुरेश हंस पड़ा। मैंने कहा था ना अर्जुन, सच तुम्हारे सामने ही खड़ा है। अर्जुन का गुस्सा अब काबू से बाहर जा रहा था। उसने कदम आगे बढ़ाए और चिल्लाया, अगर मेरी बहन को आपने मारा है तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजीव ने तुरंत हाथ उठाकर कहा, रुको। उनकी आवाज इस बार पहले से ज्यादा सख्त थी। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम लोग सच जानना चाहते हो तो पूरी रिकॉर्डिंग सुननी होगी। सिपाही ने मोबाइल फिर से चालू किया। इस बार रिकॉर्डिंग थोड़ी आगे से चलाई गई। पूजा की आवाज फिर सुनाई दी, मैं सब जानती हूँ, तुम लोग पैसा लेकर बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। फिर किसी आदमी की आवाज आई, फोन बंद करो पूजा, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं है। फिर वही भारी आवाज आई जो राजीव जैसी लग रही थी, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन इस बार रिकॉर्डिंग आगे भी चली। कुछ सेकंड बाद अचानक किसी तीसरे आदमी की आवाज सुनाई दी, सर, जल्दी करो, कोई आ रहा है। कमरे में खड़े सभी लोग चौंक गए। अर्जुन ने तुरंत कहा, ये तीसरी आवाज किसकी है? राजीव चुप रहे। सुरेश ने धीरे से कहा, यही तो असली खेल है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, क्या मतलब? सुरेश बोला, रिकॉर्डिंग आधी सुनी जाए तो कहानी कुछ और लगती है, पूरी सुनी जाए तो सच बदल जाता है। इसी बीच बाहर से एक और पुलिस सिपाही अंदर आया। वह जल्दी में था। उसने कहा, सर, हमें एक और चीज मिली है। राजीव ने पूछा, क्या? सिपाही ने एक छोटा सा पेन ड्राइव मेज पर रखा। यह महेश के पुराने घर की तलाशी में मिला है। राजीव ने तुरंत कंप्यूटर मंगवाया और पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल खुली। वीडियो चालू हुआ। ये वही खेत थे जहां पूजा की लाश मिली थी। कैमरा दूर से रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि पूजा 4 लोगों से घिरी हुई है। उनमें महेश और संजीव साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। वीडियो में कुछ सेकंड बाद एक और गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक आदमी बाहर उतरता है। कमरे में खड़े सभी लोग स्क्रीन की तरफ झुक गए, लेकिन कैमरा बहुत दूर था इसलिए चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने बेचैनी से कहा, जूम करो। वीडियो आगे बढ़ा। वह आदमी धीरे धीरे पूजा के सामने जाकर खड़ा हुआ। पूजा ने गुस्से में कुछ कहा जो वीडियो में साफ नहीं सुनाई दे रहा था। फिर अचानक वह आदमी आगे बढ़ा और पूजा का फोन पकड़ने की कोशिश की। अगले ही पल वीडियो में धक्का मुक्की शुरू हो गई। अचानक पूजा जमीन पर गिर गई। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वीडियो वहीं खत्म हो गया। कमरे में कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, वह आदमी कौन था? सुरेश ने धीरे से कहा, जिसे तुमने अभी तक सिर्फ शक की नज़र से देखा है, लेकिन सच उससे भी बड़ा है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, नाम बोलो। सुरेश ने राजीव की तरफ देखा और बोला, नाम मैं क्यों बोलूं, जब वह खुद यहाँ खड़ा है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। अर्जुन की नज़र फिर से राजीव की तरफ गई, लेकिन इस बार राजीव की आंखों में भी अजीब सा तनाव दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, अगर तुम सब सच जानना चाहते हो तो हमें उस आदमी को पकड़ना होगा जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। अर्जुन ने पूछा, कौन? राजीव ने जवाब दिया, क्योंकि वही असली गवाह है। अर्जुन ने बेचैनी से कहा, तो वह कहाँ है? राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, वह आदमी अभी जिंदा नहीं है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्यों? राजीव ने कहा, क्योंकि उसकी लाश आज सुबह नदी के किनारे मिली है और वह आदमी था तुम्हारा दोस्त रवि। राजीव की बात सुनते ही अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। उसके दिमाग में वही शब्द बार बार गूंजने लगे, रवि की लाश नदी के किनारे मिली है। कुछ घंटे पहले ही तो वह थाने में बैठा था, डर से कांप रहा था, सच बताने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन की मुट्ठियां अपने आप कस गईं। उसने भारी आवाज में पूछा, किसने? कमरे में मौजूद किसी के पास उस सवाल का तुरंत जवाब नहीं था। इंस्पेक्टर राजीव ने धीरे से कहा, शायद किसी ने उसे चुप कराने के लिए मारा है।
अर्जुन की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, मतलब जिसने पूजा को मारा वही रवि को भी मार गया। सुरेश कुर्सी पर बैठा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी बल्कि गहरी सोच थी। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, ये खेल बहुत बड़ा है। अर्जुन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर रवि सच बोलने वाला था और उसी से पहले उसे मार दिया गया, तो इसका मतलब था कि असली अपराधी अब भी आजाद घूम रहा है। राजीव ने तुरंत आदेश दिया, नदी वाले इलाके को सील करो और पूरी जांच शुरू करो। 2 सिपाही तुरंत बाहर निकल गए। कुछ देर बाद अर्जुन और राजीव नदी के किनारे पहुंचे। वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और चारों तरफ लोग जमा थे। पुलिस ने भीड़ को दूर कर रखा था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। जमीन पर सफेद चादर से ढका एक शव पड़ा था। राजीव ने इशारा किया और एक सिपाही ने चादर हटा दी। अर्जुन की सांस रुक गई। वह सच में रवि था। उसके सिर पर गहरी चोट थी और चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था। अर्जुन की आंखों में पानी भर आया लेकिन उसके अंदर गुस्सा उससे भी ज्यादा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, जिसने भी ये किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राजीव ने शव के पास झुककर आसपास की जमीन देखनी शुरू की। कुछ कदम दूर उन्हें मिट्टी में गाड़ी के टायर के निशान दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत सिपाही को बुलाकर कहा, इन निशानों की फोटो लो। अर्जुन भी वहीं खड़ा आसपास देख रहा था। अचानक उसकी नज़र नदी के किनारे पड़े एक छोटे से कागज पर पड़ी। उसने उसे उठाया। वह एक फटा हुआ कागज था जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, पुराना मिल। अर्जुन ने तुरंत वह कागज राजीव को दिखाया। राजीव ने उसे ध्यान से देखा और बोले, यह शायद कोई जगह है। अर्जुन ने कहा, हमारे गांव के बाहर एक पुरानी मिल है, कई साल से बंद पड़ी है। राजीव की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत कहा, संभव है रवि वहां मिलने गया हो। कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ियां उस पुरानी मिल की तरफ दौड़ रही थीं। मिल गांव से थोड़ी दूर जंगल के पास थी। जगह सुनसान थी और आसपास कोई घर नहीं था। गाड़ियां रुकते ही पुलिस वाले उतर गए। मिल का बड़ा लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा था और हवा में जंग की गंध थी। राजीव ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़े। अर्जुन भी उनके पीछे था। अंदर पहुंचते ही उन्हें जमीन पर कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि हाल ही में यहाँ कई लोग आए थे। राजीव ने टॉर्च की रोशनी आगे डाली। मिल के बीचों बीच एक पुरानी मेज पड़ी थी। मेज पर कुछ पड़ा हुआ था। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ा। मेज पर वही नीली फाइल रखी थी, वही फाइल जिसके लिए इतने लोग मर चुके थे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फाइल उठाई और खोली। अंदर कई दस्तावेज थे, पैसों के लेन देन के रिकॉर्ड, कुछ फोटो और कुछ नामों की सूची। अर्जुन पन्ने पलटता गया। फिर उसकी नज़र आखिरी पन्ने पर पड़ी। उस पन्ने पर सबसे ऊपर एक नाम मोटे अक्षरों में लिखा था। अर्जुन का चेहरा अचानक सख्त हो गया। राजीव ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। उसने कहा, अब समझ आया, ये सब किसने शुरू किया? राजीव ने पूछा, किसने? अर्जुन ने फाइल का आखिरी पन्ना उनके सामने रख दिया। उस पर लिखा था, मुख्य साझेदार रामनारायण। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, क्योंकि रामनारायण कोई और नहीं, उसका अपना पिता था। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा नाम देखकर अर्जुन की आंखें जैसे पत्थर की हो गईं। मुख्य साझेदार रामनारायण। कमरे में कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। इंस्पेक्टर राजीव ने भी वह पन्ना ध्यान से देखा। अर्जुन का गला सूख गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, ये झूठ है। लेकिन उसके अपने शब्दों में भी भरोसा नहीं था। राजीव ने शांत स्वर में कहा, फाइल में सिर्फ नाम नहीं है, नीचे रकम भी लिखी है। अर्जुन ने कांपते हाथों से पन्ना फिर देखा। सच में वहां कई तारीखों के सामने बड़ी बड़ी रकम दर्ज थी। हर भुगतान के सामने एक ही नाम लिखा था, रामनारायण। अर्जुन के दिमाग में जैसे तूफान उठ गया। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, वही आदमी जिसने घर के सामने खड़े गुंडे पर गोली चलाई थी,
वही आदमी जो पूजा की मौत के बाद टूट गया था। अर्जुन ने खुद से कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सुरेश, जो अब भी पुलिस की निगरानी में था, धीरे से बोला, मैंने कहा था ना अर्जुन, सच हमेशा सामने होता है। अर्जुन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। राजीव ने धीरे से कहा, हमें रामनारायण से बात करनी होगी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी गांव की तरफ लौट रही थी। रास्ते भर अर्जुन खामोश बैठा रहा। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, अगर यह सच है तो उसके पिता इस सब में कैसे शामिल हो सकते हैं। जब गाड़ी घर के सामने रुकी तो शाम ढल चुकी थी। घर के बाहर अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन तेजी से अंदर गया। रामनारायण आंगन में चारपाई पर बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान थी। अर्जुन उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने बिना कुछ कहे फाइल का पन्ना उनके सामने रख दिया। रामनारायण ने कागज उठाया। कुछ सेकंड तक वह उसे देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से आंखें बंद कर लीं। अर्जुन की सांस रुक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? रामनारायण ने कोई जवाब नहीं दिया। राजीव भी वहीं खड़े थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हमें सच जानना होगा रामनारायण। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर रामनारायण ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैंने पैसा लिया था। अर्जुन का दिल जैसे टूट गया। उसने गुस्से में कहा, किस लिए? रामनारायण ने सिर झुका लिया। कर्ज था, बहुत बड़ा कर्ज। खेत गिरवी रखने पड़े थे। उसी समय महेश चौधरी मेरे पास आया। राजीव ने पूछा, उसने क्या कहा? रामनारायण ने जवाब दिया, उसने कहा कि कुछ कागजों पर सिर्फ गवाह बनना है, बदले में पैसा मिलेगा। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। और आपने मान लिया? रामनारायण ने भारी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था कि वह लोग क्या कर रहे हैं। अर्जुन चिल्लाया, झूठ, अगर आपको पता नहीं था तो दीदी क्यों कह रही थी कि वह सब पुलिस को बताएगी? रामनारायण के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि उसे सच पता चल गया था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। राजीव ने पूछा, कौन सा सच? रामनारायण ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने कहा, महेश और संजीव कॉलेज के कुछ छात्रों को गलत काम में धकेल रहे थे और मैं उन कागजों पर गवाह बन चुका था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, तो फिर उस रात खेतों में क्या हुआ? रामनारायण कुछ सेकंड चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं वहां नहीं था। अर्जुन ने तुरंत कहा, लेकिन फाइल में आपका नाम है। रामनारायण बोले, नाम होना और वहां होना अलग बात है। राजीव ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, तो फिर पूजा को किसने मारा? रामनारायण की आंखों में अचानक डर सा दिखाई दिया। उन्होंने धीरे से कहा, जिस आदमी से वह सबसे ज्यादा सच सुनना चाहती थी। अर्जुन ने कहा, कौन? रामनारायण ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए राजीव की तरफ देखा। फिर बोले, वह आदमी था। लेकिन उसी पल बाहर अचानक गाड़ी रुकने की आवाज आई। दरवाजा जोर से खुला। 2 सिपाही भागते हुए अंदर आए। उनमें से एक हौंसते हुए बोला, सर, जेल से खबर आई है। राजीव ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? सिपाही ने कहा, महेश चौधरी अभी अभी जेल में मारा गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि महेश ही वह आदमी था जो इस पूरे मामले की आखिरी कड़ी बन सकता था। लेकिन अब वह भी मर चुका था और उसके मरते ही इस केस का सबसे बड़ा राज फिर से अंधेरे में चला गया। महेश चौधरी की मौत की खबर सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। अर्जुन की नज़र अपने पिता पर टिक गई थी और इंस्पेक्टर राजीव गहरी सोच में डूब गए थे। अगर महेश सच में मर गया था तो इस केस की सबसे बड़ी कड़ी खत्म हो चुकी थी। वही आदमी था जो पूरे खेल की असली कहानी बता सकता था। अब उसके मरते ही कई सवाल फिर से अधूरे रह गए थे। राजीव ने तुरंत पूछा, कैसे मरा? सिपाही ने जवाब दिया, सर, जेल में झगड़ा हुआ था। आधिकारिक रिपोर्ट यही कह रही है कि कैदियों के बीच मारपीट में उसकी मौत हो गई। राजीव की आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, इतने बड़े केस का आरोपी और अचानक जेल में झगड़े में मर गया, यह इतना आसान नहीं है।
अर्जुन के दिमाग में जैसे आग जल रही थी। उसने गुस्से में कहा, मतलब जिसने भी ये सब किया है वह सबूत मिटा रहा है। राजीव ने सिर हिलाया, संभव है। उधर रामनारायण अब भी चारपाई पर बैठे थे। उनका चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा और कहा, पिताजी, आप अभी सच बताने वाले थे। वह आदमी कौन था? रामनारायण कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जिस आदमी से पूजा उस रात जवाब मांग रही थी, वही आदमी इस पूरे खेल को खत्म करना चाहता था। अर्जुन ने गुस्से में कहा, नाम बोलिए। रामनारायण ने आंखें बंद कर ली जैसे वह किसी भारी बोझ से लड़ रहे हों। इसी बीच इंस्पेक्टर राजीव का फोन बजा। उन्होंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से जो खबर आई उसे सुनकर उनका चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या पक्का? फोन काटने के बाद उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? राजीव ने जवाब दिया, महेश चौधरी की मौत झगड़े में नहीं हुई। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। राजीव ने आगे कहा, पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट कह रही है कि उसे जहर दिया गया था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा, मतलब किसी ने उसे जानबूझकर मारा? राजीव ने सिर हिलाया, और वह आदमी चाहता है कि ये केस कभी खत्म न हो। अर्जुन का गुस्सा अब चरम पर था। उसने कहा, तो फिर हम उसे ढूंढेंगे। राजीव कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बोले, हम ढूंढेंगे, लेकिन हमें एक आखिरी सुराग चाहिए। अर्जुन ने पूछा, कौन सा? राजीव ने कहा, तुम्हारी बहन की रिकॉर्डिंग में जो तीसरी आवाज थी, वही आदमी शायद इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी है। अर्जुन के दिमाग में तुरंत वह रिकॉर्डिंग गूंज उठी। सर, जल्दी करो, कोई आ रहा है। उसने धीरे से कहा, अगर वह आदमी सामने आ गया तो सब साफ हो जाएगा। राजीव ने गंभीर आवाज में कहा, और शायद वह आदमी हमें खुद ढूंढ रहा है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों? राजीव ने जवाब दिया, क्योंकि आज शाम थाने में एक लिफाफा आया है। उन्होंने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अर्जुन को दिया। अर्जुन ने पढ़ा। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो आज रात पुराने खेतों में आओ। अर्जुन की सांस तेज हो गई। वही खेत जहां उसकी बहन की लाश मिली थी। राजीव ने कहा, ये जाल भी हो सकता है। अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद रात गहरा चुकी थी। पुलिस की एक गाड़ी धीरे धीरे उन पुराने खेतों की तरफ बढ़ रही थी। आसमान में हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। गाड़ी रुकते ही अर्जुन और राजीव उतर गए। खेत बिल्कुल खाली लग रहे थे। अर्जुन ने चारों तरफ देखा और जोर से कहा, जिसने हमें बुलाया है, सामने आओ। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक दूर अंधेरे से एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके कदम शांत थे। जैसे जैसे वह करीब आया, टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। अर्जुन की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह आदमी कोई अनजान नहीं था। वह था कॉलेज का प्रिंसिपल अशोक त्रिपाठी। अर्जुन हैरान रह गया। अशोक त्रिपाठी ने शांत आवाज में कहा, तुम लोग आखिर यहाँ तक पहुँच ही गए। राजीव ने तुरंत पिस्तौल तान दी, यहीं रुक जाओ। लेकिन त्रिपाठी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने धीरे से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूजा को मारने वाला आदमी आज तुम्हारे सामने खड़ा है। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। उसने पूछा, कौन? अशोक त्रिपाठी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं नहीं, बल्कि वह आदमी जिसे तुम न्याय दिलाने वाला समझते रहे हो। और उसने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाकर इशारा किया, सीधे इंस्पेक्टर राजीव सिंह की तरफ। अशोक त्रिपाठी की उंगली जैसे ही इंस्पेक्टर राजीव सिंह की तरफ उठी, खेतों के बीच खड़े तीनों लोगों के बीच हवा जैसे जम गई। अर्जुन ने तुरंत राजीव की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और अविश्वास सब एक साथ था। राजीव कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनकी पिस्तौल अब भी त्रिपाठी की तरफ तनी हुई थी। अर्जुन ने भारी आवाज में कहा, ये क्या कह रहे हैं? त्रिपाठी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, सच, वही सच जिसके पीछे तुम इतने दिनों से भाग रहे हो।
राजीव ने सख्त आवाज में कहा, बस बहुत हुआ, तुम गिरफ्तार हो। त्रिपाठी हल्का सा हंसा। गिरफ्तार? किस जुर्म में? सच बोलने के लिए। अर्जुन का धैर्य टूटने लगा था। उसने चिल्लाकर कहा, साफ साफ बताओ, मेरी बहन को किसने मारा? त्रिपाठी ने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा और बोला, उस रात पूजा बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी। उसे लगा था कि वह इस पूरे खेल को अकेले खत्म कर सकती है। उसने महेश, संजीव और बाकी लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस खेल में एक आदमी ऐसा भी है जो हमेशा कानून से 2 कदम आगे चलता है। अर्जुन ने दांत भींचते हुए पूछा, कौन? त्रिपाठी ने फिर से वही इशारा किया। इंस्पेक्टर राजीव सिंह। कुछ सेकंड के लिए अर्जुन का दिमाग जैसे खाली हो गया। उसने तुरंत राजीव की तरफ देखा। राजीव की आंखों में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। वहां एक अजीब सा तनाव दिखाई दे रहा था। राजीव ने धीरे से कहा, तुम बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो त्रिपाठी। त्रिपाठी ने सिर हिलाया। अगर यह झूठ है तो उस रात खेतों में तुम्हारी आवाज रिकॉर्डिंग में क्यों आई? पूजा की डायरी में तुम्हारा नाम क्यों था? पुल पर तुम्हारा बैज कैसे गिरा? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही सवाल थे जो उसके दिमाग में भी घूम रहे थे। राजीव कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने पिस्तौल नीचे कर दी। अर्जुन चौंक गया। उसने घबराकर कहा, सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राजीव ने धीरे से अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, क्योंकि सच इतना सीधा नहीं है जितना यह आदमी बता रहा है। त्रिपाठी ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, अब कहानी शुरू होगी। अर्जुन ने बेचैनी से कहा, कौन सा सच? राजीव ने गहरी सांस ली। उस रात मैं सच में वहां था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। क्या? राजीव ने आगे कहा, लेकिन मैं पूजा को बचाने गया था। खेतों में हवा अचानक तेज चलने लगी। अर्जुन का दिमाग उलझ गया था। उसने कहा, तो फिर वह मरी कैसे? राजीव ने कहा, जब मैं वहां पहुंचा तो महेश और उसके लोग पूजा को घेर चुके थे। मैं उसे वहां से निकालना चाहता था, लेकिन तभी किसी ने पीछे से हमला किया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, धक्का मुक्की, चीख, और पूजा जमीन पर गिर गई। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तो उसे किसने मारा? राजीव ने जवाब देने से पहले त्रिपाठी की तरफ देखा। त्रिपाठी मुस्करा रहा था। राजीव ने कहा, जिसने इस पूरे खेल को शुरू किया, वही आदमी जिसने महेश, संजीव और बाकी सबको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अर्जुन ने पूछा, कौन? राजीव ने धीमी आवाज में कहा, अशोक त्रिपाठी। एक पल के लिए त्रिपाठी का चेहरा बदल गया, लेकिन फिर वह फिर से हंस पड़ा। साबित कर सकते हो? राजीव ने कहा, तुम्हारे सारे पैसे के लेन देन, कॉलेज का नेटवर्क, छात्रों को फंसाने का खेल, सब धीरे धीरे सामने आ रहा है। त्रिपाठी ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन पूजा अब जिंदा नहीं है, और बाकी सब गवाह मर चुके हैं। अर्जुन की मुठियां कस गईं। मैं जिंदा हूं, और मैं गवाही दूंगा। त्रिपाठी ने अर्जुन की तरफ देखा और बोला, तुम्हें लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? उसकी आवाज में अजीब सा भरोसा था। राजीव ने फिर पिस्तौल उठाए। अब खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी पल दूर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। शायद राजीव ने पहले ही बैकअप बुला लिया था। त्रिपाठी ने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। तुम लोग सच के बहुत करीब आ गए हो, लेकिन अभी पूरा सच बाकी है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, अब कोई सच बाकी नहीं। त्रिपाठी ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि पूजा की मौत सिर्फ इसी खेल की वजह से हुई? अर्जुन रुक गया। त्रिपाठी ने आगे कहा, अगर मैं जेल भी चला गया, तब भी एक राज ऐसा है जो अभी किसी को नहीं पता। राजीव ने सख्त आवाज में कहा, कौन सा राज? त्रिपाठी ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी बहन ने मरने से पहले जो आखिरी संदेश भेजा था, वह अभी तक किसी को नहीं मिला। अर्जुन चौंक गया। कौन सा संदेश? त्रिपाठी ने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर वह संदेश मिल गया, तो तुम्हें पता चलेगा कि पूजा इस खेल में सिर्फ शिकार नहीं थी, वह किसी और बहुत बड़े राज तक पहुंच चुकी थी।
उसी समय पुलिस की गाड़ियां खेतों के पास रुक गईं। सिपाही दौड़ते हुए आए और अशोक त्रिपाठी को घेर लिया। राजीव ने हथकड़ी लगाते हुए कहा, खेल खत्म। लेकिन त्रिपाठी ने जाते जाते अर्जुन की तरफ देखकर एक आखिरी बात कही, असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि पूजा का आखिरी राज अभी भी कहीं छुपा हुआ है। अर्जुन खेतों के बीच खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने अपनी बहन का चेहरा घूम रहा था। अब उसे लगा कि उसकी बहन की कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई। और उसी पल उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, पूजा जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी उस लड़की की कहानी जिसकी मौत ने पूरे शहर का सच खोल दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या पूजा सच में मर चुकी है, या उसके आखिरी मैसेज में छुपा है कोई और बड़ा राज? अगर आप इस कहानी का सीजन 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। सीजन 2 लाओ। और अगर आपको ऐसी क्राइम और सस्पेंस कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।